दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए प्रस्तुत है सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास खंड के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब तथा गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आपका सूची 1 में स्थान और सूची 2 में यूरोपीय कंपनियों को दिया गया है कि इन स्थानों से किसका संबंध है। तो देखिए, पांडिचेरी जो है फ्रेंच बस्ती थी। गोवा में पुर्तगालियों का जो है आधिपत्य था। ट्रांकेबार तो डेनिस या डेन लोग ट्रांकेबार से, और सद्रास में डच लोगों का जो है वो शासन था। तो एक प्रकार से देखा जाए, पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा में पुर्तगीज, ट्रांकेबार में डेनिस और सद्रास में डच लोग यहाँ से अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ करते थे। 2 3 4 1, तो विकल्प देखते हैं। 2 3 4 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली देश का नहीं था। तो यहाँ पर दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी और फर्नाओ नूनेज। तो सही उत्तर है पीटर मुंडी। दोस्तों यहाँ पर पीटर मुंडी जो है ये ब्रिटिश नागरिक था और शेष सभी भारत आने वाले यात्री पुर्तगाली थे, जैसे बारबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नाओ नूनेज। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारणों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं। पहला है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, और दूसरा है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो सही उत्तर है दोनों, यानी 1 और 2 दोनों ही सही हैं, और ये दोनों ही कारण भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप देख लीजिए, भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय योग्य नेतृत्व आदि शामिल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, आपको बताना है। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था वो कौन सा युद्ध था। तो सही उत्तर ये बक्सर का युद्ध था, जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। याद रखिए दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी, और इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी कि भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और दिल्ली का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक हुआ। P.E. रॉबर्ट्स एक विचारक और इतिहासकार हैं। इन्होंने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है, जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। और प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। तो ये था मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन ए।
दोस्तों मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसने तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता दी गई। इसलिए मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, आपको बताना है। तो डेट है दोस्तों 23 जून 1757। तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लासी इसका वर्तमान नाम पलाशी है। ये युद्ध पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। 23 जून 1757 को हुए प्रसिद्ध युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हराया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या सुजाउद्दौला? तो सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय। दोस्तों आप जान लीजिए इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा काड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। अगला प्रश्न सही सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें संधि और उनके वर्षों का मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? आप जान लीजिए दोस्तों 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि। एक्स ला चैपल की युद्ध 1748 में। ला बरदुनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब किया गया था, आपको बताना है। तो ये 1746 में और डुप्ले की पदच्युति 1754 में हुई थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 4 और 1। तो विकल्प देख लेते हैं 3, 2, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप जानिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2 और 1। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 में, एक्स ला चैपल की संधि 1748 में, ला बरदुनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 में और डुप्ले की पदच्युति दोस्तों ये 1754 में हुई थी। अगला प्रश्न है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो उत्तर है दलीप सिंह। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद आइए देखते हैं भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेस्ली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस से? तो सही उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1817 से 1818 लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव और किर्की के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1790, 1792, 1796 या 1797? तो सही उत्तर है 1797 में। दोस्तों अवध के नवाब सादत अली ने 1797 में प्रयागराज यानी इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था कब? 1853, 1854, 1855 या 1856? तो सही उत्तर 1856 में। याद रखिएगा ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने, जिसका समयकाल 1848 से 1856 था, इसने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर
फरवरी 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। डलहौजी ने अवध के विलय की योजना बहुत दक्षतापूर्वक बनाई। उसने अपने अधिकारियों को वहां के शासन की जांच करने के लिए भेजे, जिन्होंने कुशासन के विषय में एक विस्तृत विवरण डलहौजी को भेजा, जिसे लंदन भेजकर डलहौजी ने अवध के विलय के लिए गृह सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली। गृह सरकार और ब्रिटिश जनमत तैयार करने के बाद डलहौजी ने बहुत तत्परता से कार्य किया। अपने इस कार्य को डलहौजी ने इन शब्दों में उचित ठहराया: यदि अंग्रेज सरकार इस प्रकार के कुशासन को, जिनमें करोड़ों लोग पिस रहे हैं, अधिक समय तक चलाने में सहायता देती है, तो वो मानव और ईश्वर दोनों की दृष्टि से दोषी होगी। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत सतारा को 1848 में, जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850, उदयपुर को 1852, झांसी को 1854, नागपुर को 1854 और करौली को 1855 में विलय किया गया था। अगला प्रश्न है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, तो सही है। अवध के नवाबों में राज्य के सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। दोस्तों, आप जान लीजिए कि राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे, कथन 1 सही है। और अवध के नवाबों में राज्य के हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। उदाहरण के तौर पर आसफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय और राजा झाऊलाल और नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री और सेनानायक राजा नवल राय आदि हिंदू जाति के ही थे, तो कथन 2 भी आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हेक्टर मुनरो के समय में बक्सर का युद्ध, जब हेक्टर मुनरो सेनापति था, सही है। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था, तो डी आपका सही नहीं सुमेलित है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? आसान सा प्रश्न है, लॉर्ड एलन बरो ने। दोस्तों, आप जान लीजिए 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था और इसका कार्यकाल 1842 से 1844 तक था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर देखिए, दिए गए सिक्किम का विलय, तो सिक्किम का विलय कब हुआ था? 1850 यानी 1850 में। झांसी का विलय कब हुआ? दोस्तों 1854 में। पंजाब का विलय तो आप जान लीजिए 1849 में। और बर्मा का विलय कब हुआ था? तो बर्मा का विलय 1853 में हुआ था। तो यहाँ पर सही सुमेलन कैसे हो जाएगा? सही सुमेलन हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। तो देखिए 3, 1, 4 और 2 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 3, 1, 4, 2 कौन सा विकल्प? ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि सिक्किम का ब्रिटिश भारत में विलय 1850 में, पंजाब 1849 में, बर्मा 1853 और झांसी 1854 में हुआ था। 1850 में सिक्किम का आंशिक क्षेत्र, दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग का ब्रिटिश भारत में विलय हुआ और इस तरह प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध द्वारा 1826 में असम, मणिपुर, कछार, अराकन प्रांत आदि क्षेत्रों का ब्रिटिश भारत में विलय हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध द्वारा 1853 में पेगू का विलय किया गया और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध द्वारा संपूर्ण बर्मा का विलय भारत में कर दिया गया। तो सही उत्तर अगर जो देखा जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें युद्ध और वर्ष का मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 से 1784 के बीच, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 1754 के बीच हुआ था। इसके अलावा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805,
और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा, आप देखिए 2, 4, 1 और 3। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2, 4, 1 और 3। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 या 1749 से 1754, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये आपका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि ये लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं बल्कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, जिसके द्वारा सती प्रथा की समाप्ति की गई थी। तो सी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय नहीं बल्कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय काल में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्वशासन व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है। सहायक संधि की प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की। राज्य अपहरण नीति या व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी और अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आप जान लीजिए, स्थानीय स्वशासन से लॉर्ड लिटन नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन का नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसमें आपको बताना है कि क्रम बताना है आपको कि कालक्रम क्या है। तो क्लाइव का पुनः भारत आगमन, तो ये 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि, तो ये अगस्त 1765 में हुई थी। बक्सर का युद्ध ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना ये 1772। तो क्रम क्या हो जाएगा? सही क्रम अगर जो आप देखा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स को भारत का गवर्नर बताया गया है। वो बंगाल का गवर्नर 1772 में और 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, इसलिए कालक्रम के अनुसार कोई भी उत्तर यहाँ पर सही नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था, आपको बताना है। तो उत्तर है 40%। दोस्तों ये प्रश्न विवादित हैं, लेकिन कई स्रोत ब्रिटिश भारत में औसतन सैन्य बल पर खर्च को केंद्रीय राजस्व का लगभग 40% मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो देखिए, कोतवाल, दरोगा, अमला या जमींदार, तो सही उत्तर है दरोगा। आप देख लीजिए दोस्तों, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग करके प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया और दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दरोगा की नियुक्ति और पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है राजा चेत सिंह। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह के द्वारा 1781 में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए, लॉर्ड मेयो का जो शासनकाल है 1869 से 1872 था। उसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान शेर अली नामक पठान द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लॉर्ड कर्जन के समय काल में। आप जान लीजिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत और केंद्रीय स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। यहाँ पर वायसराय नहीं बल्कि गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग किया गया है, वायसराय शब्द होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, फूट डालो और राज्य करों की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड कर्जन और मिंटो दोनों को कहा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा। अगर जो मिंटो और कर्जन दोनों ही विकल्प में हैं तो दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि फूट डालो और राज्य करों की नीति लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। और इस नीति के तहत दोस्तों मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं, जैसा कि दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे। एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को भारत बुलाया और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार या द्वितीय दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। और इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करके कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ से लागू किया था? ऑप्शन है बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है। दोस्तों, अस्थाई भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इसके जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सबसे पहले इसे तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया। उसके बाद ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम आदि में लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयत यानी किसान को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए और ये प्रत्यक्षतः सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का लगभग 51% भाग शामिल था और इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी और लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि कृषक महाजनों के चंगुल में फंसता चला गया, जो कालांतर में महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत या धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो उत्तर है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों, बहिर्गमन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति और मांग का इंग्लैंड में स्थानांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक लाभ नहीं होता था। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से बहिर्गमन का अर्थ था आयात की तुलना में अधिक निर्यात का होना। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने पुस्तकों और लेखों जैसे इंग्लैंड, ड्यूटीज टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपवाह सिद्धांत या डेन थियरी का प्रतिपादन किया। एक अन्य प्रख्यात भारतीय नेता रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये मत स्पष्ट किया कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। अगला प्रश्न है, किसने ये विचार दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ऑप्शन है बीजी तिलक,
बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स या एडम स्मिथ? तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने ये विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। 1835 में, 1837 में, 1839 या 1841? तो सही उत्तर है 1839 में। दोस्तों, असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। ये कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई और नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जो कि वर्तमान में भी कार्यरत है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। 1921 से 1926 इसका कार्यकाल था। इसके समय में चौरी चौरा की घटना, स्वराज पार्टी का गठन, रॉलेट एक्ट का निरसन आदि हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में हमने आधुनिक भारत के इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब तथा भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसरायों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।